Hello, good morning, student. My name is Rohit Penuli and I am from ICT Virtual Class, देहरादून। कैसे आप सभी? मेरे ख्याल से अच्छे होंगे, फिट होंगे, फाइन होंगे। बच्चों, हम क्या कर रहे हैं? हमारा सेकंड चैप्टर क्लास 8th साइंस करने जा रहे हैं, जिसमें कि हमारा सेकंड चैप्टर माइक्रो ऑर्गेनिजम्स फ्रेंड एंड फ्यो चल रहा है, यानी सूक्ष्म जीव, हमारे शत्रु, मित्र और शत्रु, ये हम चैप्टर कर रहे हैं, है ना। और हमने क्या किया था? हमने इनके बारे में समझा था, माइक्रो ऑर्गेनिजम्स के बारे में अभी तक, कि हमारे फ्रेंड की तरह कैसा बिहेव करते हैं, मित्र की तरह कैसा बिहेव करते हैं। बहुत सारे उदाहरण मैंने आपको दिए थे, है ना, कि बैक्टीरिया किस तरीके से मेडिसिन में यूज होता है, ब्रेड वगैरह, और बहुत सारे जो पेस्ट्री इंडस्ट्रीज है, केक वगैरह में ये चीजें क्या होती है, और माइक्रो ऑर्गेनिज्म यूज होते हैं, है ना। साथ ही साथ वैक्सीन में हम देखते थे, वैक्सीन में हम इनका यूज करते हैं, है ना, ताकि हम क्या बन सके, एंटीबॉडीज हमारे बॉडी के अंदर बन सके, ताकि वो उन बैक्टीरिया से, उन वायरसेस से क्या कर सके, लड़ सके। हमने देखा था मेडिसिन में, हमने देखा था अलग अलग तरीके की फंगी और आपके बैक्टीरिया से क्या होती थी, मेडिसिन निर्माण होती थी, मेडिसिन बनती थी। तो ये सारी चीजें हमने अभी तक समझ रहे थे, देख रहे थे इनके बारे में, ठीक है ना। आज हम देखेंगे कि ये जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये हमारे हार्मफुल कैसे होते हैं। अभी तक हमने एज अ फ्रेंड की तरह इनको देखा, अब ऐसा दुश्मन की तरह, शत्रु की तरह इनको देखेंगे, समझेंगे इनके बारे में, है ना। तो बच्चों, चलते हैं स्मार्ट बोर्ड की तरफ और इसको और अच्छे से जानने की कोशिश करते हैं। ठीक, तो बच्चों, आपका चैप्टर नंबर 2 है माइक्रो ऑर्गेनिजम्स, ठीक है ना। चैप्टर नंबर 2 माइक्रो ऑर्गेनिज्म। और इसमें सबसे पहले आज हमें पढ़ना है हार्मफुल। अभी तक हम फ्रेंड की तरह बिहेव देख रहे थे, आज हमें पढ़ना है कि कैसे जो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है, ये हार्मफुल भी होते हैं, है ना। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में आज हमें समझना है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, ठीक है ना बच्चों। क्या है हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म? आज हमें इसके बारे में समझना है, हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में, कि हार्मफुल, तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हार्मफुल हमारे किस तरीके से होते हैं बच्चों। जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है वो हमारे हार्मफुल किस तरीके से होते हैं, क्या होते हैं, आज हमें बात करनी है। हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म यानी हानिकारक सूक्ष्म जीव के बारे में। इनके बारे में बच्चों, हानिकारक सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव, हानिकारक सूक्ष्म जीव। आज हमें हानिकारक सूक्ष्म जीव के बारे में क्या करना बच्चों, चर्चा करनी है। हानिकारक सूक्ष्म जीव होते क्या है ना, इनके बारे में। तो माइक्रो ऑर्गेनिजम्स हमारे हार्मफुल होते हैं मैनी वेज में, अलग अलग तरीके से होते हैं। कुछ माइक्रो ऑर्गेनिजम्स क्या करते हैं, ह्यूमन बीइंग्स में बीमारी कर लेके आते हैं, प्लांट्स में लेके आते हैं, एनिमल्स में लेके आते हैं। ऐसे डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, पैथोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों, इनको हम क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। कौन? कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं, कुछ ऐसे ऑर्गेनिज्म होते हैं, कुछ ऐसे सूक्ष्म जीव होते हैं जो क्या करते हैं, डिजीज कॉज करते हैं। डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, पैथोजन, है ना। डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स को हम क्या कहते हैं बच्चों, इन्हें हम पैथोजेंस कहते हैं। क्या कहते हैं, पैथोजेंस, ठीक है ना। क्या कहा जाता है इनको, इनको पैथोजेंस कहा जाता है, यानी इनको क्या कहा जाता है, रोगजनक। क्या कहा जाता है, रोगजनक, रोगजनक, ठीक है ना, रोगजनक। रोगाणु कहेंगे या फिर रोगजनक कहेंगे, ठीक है ना। रोगजनक या रोगाणु। डिजीज कॉसिंग को हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं, यानी रोगजनक कहते हैं। तो हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म, हानिकारक सूक्ष्म जीव जो डिजीज कॉज करते हैं, डिजीज फैलाते हैं हमारी बॉडी के अंदर, ऐसे माइक्रो ऑर्गेनिज्म को हम क्या कहते हैं, पैथोजन कहते हैं, रोगजनक हम इन्हें
कहते हैं। कुछ ऐसे ऑर्गेनिजम्स होते हैं जो क्या करते हैं, खाना बर्बाद करते हैं, है ना, कपड़े बर्बाद करते हैं और लेदर बर्बाद करते हैं। तो आज हमें इन्हीं के बारे में, हार्मफुल, इनकी जो हार्मफुल एक्टिविटी है उनके बारे में हमने पढ़ना है। जैसे आपने देखा होगा ना कि फंगाई क्या करता है, खाने को उसमें फफूंद आ जाती है ना, और उसमें क्या करता है, जो गर्मी सर्दियों की जो बरसात का मौसम होता है, कपड़े खराब होते हैं, लेदर के कपड़े, लेदर के जूते, उसमें व्हाइट व्हाइट से पैचेस जमने लग जाते हैं। तो सारे के सारे क्या है, सूक्ष्म जीव है, डिजीज कॉसिंग, इनको हम रोगजनक कहते हैं, इनको क्या कहते हैं, पैथोजेंस कहते हैं। अब डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन ह्यूमंस, ह्यूमन में जो हम ह्यूमंस हैं इनमें डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या होते हैं, है ना, किस तरीके से जो ह्यूमंस में जो डिजीज कॉसिंग माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है ये बिहेव करते हैं। तो पैथोजन क्या करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर क्या करते हैं, एंटर करते हैं। तो ये पैथोजेंस है, ये क्या करते हैं बच्चों, हमारी बॉडी के अंदर ये क्या करेंगे, एंटर करेंगे, ठीक है ना। पैथोजन क्या करेंगे, हमारी बॉडी के अंदर एंटर करते हैं, हमारी बॉडी के अंदर थ्रू एयर। किसके द्वारा एंटर करते हैं पैथोजन हमारी बॉडी के अंदर, एयर के द्वारा, है ना। हम एयर से हम ऑक्सीजन लेते हैं, सांस वगैरह लेते हैं, तो उसके द्वारा क्या करते हैं, एंटर करते हैं। और कैसे कर सकते हैं, वाटर के द्वारा, जो हम पानी पीते हैं, है ना, जो हम पानी पीते हैं, जो हम पानी पी रहे हैं वाटर, उसमें भी क्या होते हैं, ये पैथोजेंस हो सकते हैं। भाई हवा में रोगाणु है, हवा में रोगजनक है, पानी में रोगजनक है, तो उसके द्वारा हमारी बॉडी में ये जा सकते हैं। जो हम खाना खाते हैं, जो हम खाना खा रहे हैं, फूड हम खा रहे हैं, उसके द्वारा भी क्या करते हैं, ये हमारी बॉडी में क्या कर सकते हैं, प्रवेश करते हैं, है ना। तो इस तरीके से प्रवेश करते हैं ये। और कैसे कर सकते हैं, दे कैन ऑल्सो गेट ट्रांसमिटेड बाय डायरेक्ट कॉन्टेक्ट विद इन्फेक्टेड पर्सन। ये हमारी बॉडी में किस तरीके से आ सकते हैं, किसी इन्फेक्टेड पर्सन, है ना, कोई इन्फेक्टेड पर्सन है, इन्फेक्टेड मतलब जिसको क्या पहले से बीमार है, पहले से बीमार है, इन्फेक्टेड पर्सन है, उसके अगर हम कांटेक्ट में आएंगे, उसके कांटेक्ट में आने से क्या हो जाएगा, हमारे अंदर भी ये पैथोजन एंटर कर जाएंगे हमारी बॉडी में। जैसे कि आपने देखा आजकल कोरोना वायरस, है ना, तो कोरोना वायरस क्या है कि ऐसी डिजीज है जो कि क्या होती है, फैलती है। इसीलिए तो क्या है बच्चों, स्कूल्स बंद किए गए ताकि बच्चों को उनको हार्म ना पहुंचे। लॉकडाउन लगाया गया ताकि लोग आपस में मिलेंगे नहीं, तो कैसे कोरोना वायरस एक बॉडी से दूसरी बॉडी में जाएगा, है ना। तो ये जो पैथोजेंस है, रोगजनक है, ये इन्फेक्टेड पर्सन से भी कांटेक्ट करेंगे, अगर इन्फेक्टेड पर्सन से, तो हमारी बॉडी में आ सकते हैं, या फिर कोई एनिमल के द्वारा हमारी बॉडी में आ सकते हैं। जो माइक्रोबायल डिजीज होती है, जो कि एक इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में जाती है थ्रू एयर, वाटर, फूड और फिजिकल कांटेक्ट, इन्हें हम क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज कहते हैं। क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज। किसे कहते हैं बच्चों, कम्युनिकेबल डिजीज। कम्युनिकेबल डिजीज है क्या आपकी, कम्युनिकेबल डिजीज का मतलब क्या हो गया, जो फैलती है ना। ऐसी डिजीज जो क्या कहती है, एक पर्सन से दूसरे पर्सन में क्या होती है, ट्रांसमिट होती है, फैलती है, उसे हम क्या कहते हैं बच्चों, कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है। क्या क्या कहा जाता है, कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है, ठीक है ना। सचरणीय रोग कहा जाता है, सचरणीय रोग क्या, कम्युनिकेबल डिजीज। तो कम्युनिकेबल डिजीज कैसे होती है, जो किसी इन्फेक्टेड पर्सन से हेल्थी पर्सन में जाएगी। इन्फेक्टेड पर्सन से, कोई पर्सन इन्फेक्टेड है, सपोज किसी को कोरोना वायरस है, उससे वो फैल जाए किस पे, हेल्थी पर्सन में, है ना, हेल्थी पर्सन में फैल जाए, इन्फेक्टेड पर्सन से क्या हो जाए, हेल्थी पर्सन में फैल जाए। कैसे फैल सकती है, एयर के द्वारा, अभी आपको बहुत सारे माध्यम बताए, एयर के द्वारा, हवा के द्वारा, है ना, वाटर के द्वारा और फूड के द्वारा। तो एयर के द्वारा, वाटर के द्वारा, फूड के द्वारा हेल्थी पर्सन में चले जाती है। तो ऐसे, या फिर फिजिकल कांटेक्ट से हो जाए, है ना, फिजिकल कांटेक्ट, अगर आपने किसी को टच कर लिया, फिजिकल कांटेक्ट हो गया आपका उसके साथ, तो उससे भी क्या हो सकती है, ये बीमारी फैल सकती है। तो ऐसी जो बीमारी होती है, इन बीमारी को हम क्या कहते हैं बच्चों, इन बीमारी को हम कहते हैं कम्युनिकेबल डिजीज। क्या कहते हैं, कम्युनिकेबल डिजीज का क्या जाता है, कम्युनिकेबल,
इन्हें कहा जाता है कम्युनिकेबल डिजीज। क्या कहते हैं इन्हें? कम्युनिकेबल डिजीज कहा जाता है, सचरणीय रोग कहा जाता है। क्या कहा जाता है? सचरणीय रोग, जो क्या होते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में ट्रांसमिट हो रहे हैं। ठीक है ना? क्या कहते हैं इनको? सचरणीय रोग। ठीक है ना? तो कम्युनिकेबल डिजीज को हम क्या कहते हैं? सचरणीय रोग कहते हैं, जो एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या होते हैं? ट्रांसमिट होते हैं, है ना? तो एग्जाम्पल क्या हो गया इनके, जो ऐसे डिजीज के, कम्युनिकेबल डिजीज के कौन कौन से उदाहरण हो गए? कम्युनिकेबल डिजीज के उदाहरण जैसे कि कोलेरा हो गया आपका, है ना? कोलेरा है आपका, और क्या है? कोलेरा हो गया, और क्या हो गया आपका? कॉमन कोल्ड हो गया, है ना? आपको कोल्ड हो जाता है तो कोल्ड भी क्या होता है? कॉमन कोल्ड, ये भी एक बॉडी से दूसरी बॉडी में फैलने लगता है। ठीक है ना? और क्या हो गया? चिकन पॉक्स हो गया, ना? चिकन पॉक्स हो गया आपका, ठीक है ना? चिकन पॉक्स हो गया। और क्या हो गया बच्चों? ट्यूबरक्लोसिस हो गया, ट्यूबरक्लोसिस हो गया। ठीक है ना? ट्यूबरक्लोसिस। और आजकल जो फेमस है कोरोना वायरस, जो कोरोना वायरस आजकल जो चल रहा है फेमस, बहुत ही इंपॉर्टेंट है, तो काफी फैल फैल रहा है। तो कोरोना वायरस, तो ये क्या आपके सचरणीय रोग हो गए, कम्युनिकेबल डिजीज हो गए, जो क्या करते हैं एक बॉडी से दूसरी बॉडी में क्या करते हैं? ट्रांसमिट करते हैं, फैलते। तो इनको क्या कहते हैं बच्चों? हम कम्युनिकेबल डिजीज बोलते हैं। जब भी कोई पर्सन क्या होगा इन कॉमन कोल्ड से क्या होगा, उसको कॉमन कोल्ड हो जाए, वो क्या करेगा? छींकेगा, तो जो ड्रॉपलेट होते हैं, यानी जो एयर में जो जब छींका तो उसके जो ड्रॉपलेट होते हैं वो एयर में क्या हो जाता है? चले जाते हैं, स्प्रेड हो जाते हैं एयर में। और वायरस क्या करता है बच्चों? एंटर कर जाता है हमारी फैलती पर्सन की बॉडी में, जब वो क्या ले, सांस ले, या उसको को सांस लेते हुए, ब्रीथिंग करते हुए, और उसको क्या हो जाता है? इन्फेक्शन हो जाता है ना? तो देयर आर सम इंसेक्ट एंड एनिमल विच एक्ट कैरियर और ऑफ डिजीज। अब ऐसे कुछ एनिमल्स होते हैं, कुछ ऐसे इंसेक्ट होते हैं जो इन रोग को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। इनको हम क्या कहते हैं? रोग वाहक कहते हैं। क्या कहते हैं बच्चों? कैरियर कहते हैं, कैरियर ऑफ डिजीज। इनको क्या कहा जाता है? रोग वाहक। क्या कहा जाता है? रोग वाहक कहा जाता है। ठीक है ना? रोग वाहक कहा जाता है। रोग वाहक जो क्या करते हैं? कैरी करते हैं डिजीज को, है ना? आपके कुछ इंसेक्ट होते हैं, एनिमल्स होते हैं, कुछ आपके इंसेक्ट होते हैं, इंसेक्ट हो गया आपके, या एनिमल्स हो गए, एनिमल्स हो गए, जो डिजीज को क्या करते हैं? जो डिजीज को क्या करेंगे? डिजीज को क्या करते हैं? कैरी करते हैं। क्या करते हैं? कैरी। इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? कैरियर्स कहते हैं। इनको क्या कहते हैं? कैरियर कहते हैं, या रोग वाहक भी इनको कहा जाता है। इनको कैरियर भी कहा जाता है, या रोग वाहक भी कहा जाता है। रोग वाहक यानी जो क्या करता है? रोग को लेके जाता है, रोग वाहक। ठीक है ना? तो इनको हम क्या कहते हैं बच्चों? कैरियर भी कहते हैं, कैरियर भी कहते हैं, और रोग वाहक भी कहते हैं इनको। ठीक है ना? जो क्या करते हैं इस तरीके से डिजीज को कहते हैं। जैसे कि हाउस फ्लाई इज वन सच कैरियर, जो आपने देखा होगा घरों में हाउस फ्लाई होती है ना? वो इस तरह का कैरियर है। जो फ्लाई आपके गार्बेज में, कूड़ा करकट में बैठ जाती है, एनिमल के एक्सक्रीटा में बैठ जाती है, तो उसमें पैथोजन क्या होते हैं? चिपक जाते हैं। उसमें जो पैथोजन है, पैथोजन यानी मैंने आपको बताया था, पैथोजन यानी आपके रोगाणु होते हैं, जो पैथोजन यानी रोगाणु होते हैं, वो उसमें क्या हो जाते हैं? चिपक जाते हैं, है ना? पैथोजन उस पर चिपक जाएंगे, और फिर वो वहां पे बैठ के फिर हमारी बॉडी में भी आ जाते हैं। जब ये फ्लाई क्या करती है? अनकवर्ड खाने पे बैठ जाएगी, तो वो क्या करती है? पैथोजन को ट्रांसफर कर देगी। ठीक है ना? अब जो भी पर्सन उसको खाना खाएगा, तो उसको क्या हो जाएगा बच्चों?
तो उसको बीमारी हो जाएगी, है ना। इसलिए हमें अनकवर्ड फूड आइटम्स को इग्नोर करना चाहिए। ऐसा खाना जो ढका हुआ ना हो उसको हमें नहीं खाना चाहिए, क्योंकि क्या पता जो ढका हुआ खाना नहीं है उसमें कोई इंसेक्ट बैठा हो, है ना, कुछ देर के लिए, और वो इंसेक्ट किसी ऐसी जगह बैठा हो जो बहुत गंदी जगह हो जहां से बीमारी फैलने का खतरा हो। तो जो एग्जाम्पल है ऐसे रोग वाहक का, वो आपका होता है फीमेल एनोफिलस एनोफिलस मॉस्किटो। ये आप देख पा रहे हैं, ये फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, जो ऐसा किसका काम करती है, रोग वाहक का काम करती है ना। ये क्या करती है बच्चों, ये रोग वाहक का काम करती है। कौन करती है, फीमेल एनोफिलस क्या करती है, रोग वाहक का काम करती है, ठीक है ना। फीमेल एनोफिलस क्या करती है बच्चों, रोग वाहक का काम फीमेल एनोफिलस करती है, ठीक है ना। तो ये फीमेल एनोफिलस रोग वाहक का काम करती है। ये क्या करती है, ये आपके कैरी करती है पैरासाइट ऑफ मलेरिया, है ना। ये मलेरिया के पैरासाइट को क्या करती है, कैरी करती है, ठीक है ना। प्लाज्मोडियम कहते हैं जिसको। फीमेल एडिस मॉस्किटो ये भी क्या करती है, डेंगू वायरस का जो फीमेल एडिस मॉस्किटो है, जो फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो है, फीमेल एनोफिलस मॉस्किटो, ये क्या करती है, पैरासाइट ऑफ मलेरिया, ये तो मलेरिया को कैरी करती है। पैरासाइट ऑफ मलेरिया, आपने देखा होगा बहुत ही फेमस बीमारी है मलेरिया। तो मलेरिया को कौन कैरी करता है, मलेरिया को रोगाणु को कौन कैरी करता है, एनोफिलस मॉस्किटो कैरी करता है। एक आपकी होती है बच्चों फीमेल, एक कौन होती है, एक होती है फीमेल एडिस मॉस्किटो, फीमेल एडिस मॉस्किटो, ठीक है ना। फीमेल एडिस मॉस्किटो, एक आपकी फीमेल एडिस मॉस्किटो होती है। तो बच्चों फीमेल एडिस मॉस्किटो क्या करती है, ये डेंगू वायरस को कैरी करती है। फीमेल एडिस मॉस्किटो क्या करती है, डेंगू वायरस कैरी करती है। फीमेल एडिस मॉस्किटो क्या करती है, डेंगू वायरस कैरी करती है ना। तो इसीलिए हमें क्या करना चाहिए, मलेरिया या डेंगू से बचने के लिए ये जो आसपास, ये हमारे आसपास ऐसे रोग वाहक से हमें बचना चाहिए, ठीक है ना। जितने भी मॉस्किटोस हैं सारे के सारे कहाँ ब्रीड करते हैं, कहाँ पैदा होते हैं, पानी में, गंदे पानी में। इसलिए हमें पानी को एक जगह कलेक्ट नहीं करना चाहिए। आप देखते होंगे, आप टीवी एड वगैरह भी देखते हैं कि बरसात में आप घरों की छतों में पानी इकट्ठा हो जाता है, बर्तन में पानी इकट्ठा हो जाता है, तो वहां पे मच्छर पनपने लगते हैं। उस वजह से डेंगू वायरस और मलेरिया का खतरा रहता है। तो हमें किस तरीके से क्या करना चाहिए, पानी को कलेक्ट नहीं होना देना चाहिए। कहाँ, कूलर पे, किसी टायर पे, फ्लावर पॉट पे, है ना। तो हमने अपनी जो सराउंडिंग है, अपने आसपास का जो क्षेत्र है उसको क्लीन रखना चाहिए, उसको ड्राई रखना चाहिए, ताकि वहां पे मॉस्किटो पनपने से बचे, है ना। हमको क्या करना चाहिए, बहुत सारे तरीके अपनाने चाहिए ताकि हमें मलेरिया और मॉस्किटो से क्या हो सके बच्चों, बच सके, है ना। तो आप देखेंगे हमारे पास कुछ कॉमन ह्यूमन डिजीज है कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा कुछ कॉमन डिजीज है जो होती है। जैसे कि सबसे पहला आप देख पा रहे हैं कि आपके पास 4 कॉलम बने हुए हैं, ह्यूमन डिजीज, उसके कॉजेटिव माइक्रो ऑर्गेनिज्म, मोड ऑफ ट्रांसमिशन और प्रोटेक्टिव मेजर। मानव रोग कौन कौन से हैं, रोग कारक सूक्ष्म जीव कौन है उनपे, है ना, किस तरीके से उनमें कौन उनको रोग कारक सूक्ष्म जीव है, किसके द्वारा ऐसा रोग होता है ना। संचरण का तरीका आपका, कि जो ट्रांसमिट होते हैं एक जगह से दूसरे जगह जाते हैं, वो किस तरीके से जाते हैं, और बचाव के उपयोग के जनरल तरीके। तो सबसे पहले जैसे ट्यूबरक्लोसिस है, क्षय रोग है, तो इसमें किसके द्वारा होता है, बैक्टीरिया यानी जीवाणु के द्वारा होता है ना। मोड ऑफ ट्रांसमिशन है, कैसे फैलता है, हवा के द्वारा, वायु के द्वारा, है ना, वायु के द्वारा फैलता है। आपका खसरा है, मीजल्स है, मीजल्स खसरा, तो ये किसके द्वारा होता है बच्चों, वायरस के द्वारा होता है ना। इनका ट्रांसमिशन क्या है, एयर है, एयर से होता है, वायु के द्वारा होता है। फिर आपका चिकन पॉक्स है, ये भी वायरस के द्वारा होता है। चिकन पॉक्स वायरस के द्वारा होता है, कैसे, वायु के द्वारा या सीधे संपर्क में आने से, ठीक है ना। पोलियो भी आपका वायरस के द्वारा होता है, ये भी वायु या जल के संपर्क में आने से होता है। तो क्या तरीके हैं इनसे बचने के, बचाव के उपयोग क्या है, कि रोगी व्यक्ति को पूरी तरह से अन्य व्यक्तियों से अलग रखना, रोगी की व्यक्तिगत वस्तु को अलग रखना, उचित समय पर टीकाकरण।
पहली तो आपको जो रोगी जो जिसको ये रोग हुआ है उसको अलग रखना है, उसे किसी से मिलने नहीं देना है, उसकी जितनी भी वस्तुएं हैं उन सबको अलग रखना है और उसको उचित समय पर टीकाकरण अवश्य कराना है। तो इसको हम फैलने से बचा सकते हैं। दूसरा आप देखते हैं कोलेरा है आपका, हैजा बोलते हैं जिसको, तो ये बैक्टीरिया के कारण होता है, जीवाणु के द्वारा होता है। कैसे हो सकता है? भोजन से हो सकता है, जल से हो सकता है ना। टाइफाइड है, टाइफाइड ये भी बैक्टीरिया जीवाणु जीवाणु के कारण होता है। ये कैसे होता है बच्चों? जल पानी से होता है ये। तो क्या आता है इसमें? व्यक्तिगत स्वच्छता एवं अच्छी आदतों को अपनाना, भली भांति पके भोजन, उबला पेयजल एवं टीकाकरण, है ना। क्या करना आपको? पर्सनल हाइजीन मेंटेन करके रखना, अपने आसपास स्वच्छता रखना, सफाई रखना, ठीक है ना। और जो खाना खाना है वो क्या हो? पूरी तरीके से क्या हो? कुक्ड हो, भली भांति पका हुआ खाना हो, उबला हुआ खाना हो, और उबला हुआ पानी भी हमको पीना है, ठीक है ना। और साथ ही साथ इनका टीकाकरण भी हमें टाइम टू टाइम करवाना है। तो हम इन चीजों को और लोगों तक फैलने से क्या कर सकते हैं? बचा सकते हैं। फिर हेपेटाइटिस ए है। हेपेटाइटिस ए किसके द्वारा होता है? ये वायरस के द्वारा होता है। हेपेटाइटिस ए आपका वायरस के द्वारा होता है। इसका जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म है कौन है? वायरस है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है? जल, वाटर के द्वारा ये होता है, ठीक है ना। तो कैसे इसको बच सकते हैं आप? क्या करना आपको? उबला हुआ पानी, उबला हुआ जल आपका उसको पीना, उसका उपयोग करना है और टीकाकरण करना है। टीकाकरण करने से आप इस चीजों से क्या कर सकते हैं? बच सकते हैं। फिर आप देखते हैं कि आपके पास अगला है मलेरिया, है ना। मलेरिया, तो मलेरिया आपका प्रोटोजोआ है, वो ऑर्गेनिज्म जो मलेरिया प्रोटोजोआ के द्वारा मलेरिया होता है। और मोड ऑफ ट्रांसमिशन कौन है? किस तरीके से फैलता है? ये मॉस्किटो द्वारा। आप किसी को मलेरिया हो रखा है, अगर उस मच्छर ने आपको भी काट दिया तो आपको भी मलेरिया हो सकता है। तो आपको क्या करना आता है? मॉस्किटो नेट का इस्तेमाल करना है, मच्छरदानी का उपयोग करना, आपको अपने घर में मच्छरदानी लगानी है, ठीक है ना। मच्छर भगाने के लिए आपको आजकल रासायनिक नेट आते हैं, इलेक्ट्रिकल नेट आते हैं, उसका उपयोग करना है ना। टाइम टू टाइम उन मच्छरों को आपको मारते रहना है। अपने आसपास इंसेक्टिसाइड्स, है ना, कीटनाशक का छिड़काव आप करते रहना है आपको, ताकि मच्छरों के जो प्रजनन है, उनकी जो ब्रीडिंग है, उनको क्या किया जाए? उनको रोका जाए, उनको रोक सके, है ना। और जल को किसी भी स्थान पर एकत्रित होने से उसको बचाना है, यानी जल को किसी भी स्थान पे कलेक्ट होने से आपको बचाना है। आप जैसे देखते हैं ना आजकल बरसात के मौसम में मलेरिया, ये बहुत ही क्या फेमस बीमारी है। किस तरीके से होती है? हमारे छतों में या हमारे घरों में कूलर है ना, वहां पे पानी इकट्ठा हो जाता है, या कुछ आपके बर्तन होंगे घरों में साइड में रखे हुए जो इस्तेमाल नहीं करते हैं, वहां पे पानी इकट्ठा होने लग जाता है। तो वहां पे मच्छर क्या होता है बच्चों? पनपने लगते हैं, ब्रीड करने लगते हैं, है ना। और उन प्रजनन शक्ति उस टाइम इनकी बढ़ जाती है, जिससे कि हजारों मच्छर उत्पन्न हो सकते हैं और हमें क्या हो सकता है? मलेरिया इस तरीके से हो सकता है बच्चों, ठीक है ना। तो ये कुछ तरीके हैं, कुछ बीमारियां थी जिनके बारे में हमने देखा, समझा कि बीमारी का नाम क्या है और कौन सा माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा वो बीमारी होती है, मोड ऑफ ट्रांसमिशन क्या है, किस तरीके से वो फैलता है और उसके बचाव के उपयोग, है ना। तो ये आपने क्या करे? ये आपने समझे इस तरीके से। अब आगे बढ़ते इसी में आगे आपका क्या है? आगे आपका क्या है कि डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल्स, है ना। कि ये तो हमने देखे, ये हमारे जो ह्यूमंस होते हैं उनमें सारी डिजीज होती है। अब आपकी क्या? डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन एनिमल। एनिमल में डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म कैसे होते हैं, यानी जंतुओं में रोग कारक जीवाणु कैसे होते हैं, किस तरीके से होते हैं। तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिज्म आपके ना ही डिजीज लेके आते हैं ह्यूमंस में, प्लांट्स में, बट वो एनिमल में भी लेके आते हैं। जैसे कि एंथ्रेक्स। एंथ्रेक्स एक डेंजरस ह्यूमन क्या है? ह्यूमन एंड कैटल डिजीज है, जो कि एक बैक्टीरियम से होती है। एंथ्रेक्स क्या है बच्चों? एक आपकी डेंजरस ह्यूमन और कैटल डिजीज है, जो कि किसी बैक्टीरिया से होती है, ठीक है ना। फुट एंड माउथ डिजीज ऑफ अ कैटल इज कॉज्ड बाय वायरस, है ना। जो फुट है आपकी, माउथ डिजीज है कैटल में। कैटल होता है ना, जो जानवर होते हैं, उनमें पैरों में हो जाए, उनके मुंह में हो जाए, तो किसके द्वारा होती है बच्चों? वायरस के द्वारा होती है, ठीक है ना। तो ये कुछ डिजीज है जो माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा होती है। फिर आपके डिजीज कॉजिंग माइक्रो ऑर्गेनिज्म इन प्लांट्स। प्लांट में किस तरीके से डिजीज होती है? तो सेवरल माइक्रो ऑर्गेनिजम्स है
जो कि प्लांट में डिजीज करते हैं, जैसे कि वीट हो गया, है ना, वीट हो गया, आपका आपका राइस हो गया, पटैटो है, सुगर केन है, ऑरेंज है, एप्पल्स है, और अदर आपके क्या हैं, अदर और भी आपके प्लांट्स हैं जिनमें डिजीज होती है। तो डिजीज क्या करती है बच्चों, डिजीज क्या करती है, क्रॉप की जो ईल्ड है उसको कम कर देती है। क्रॉप की ईल्ड यानी अगर सपोज किसी जगह में 10 क्विंटल अनाज होना था, तो इन डिजीज होने से उसमें 4 ही क्विंटल अनाज हुआ, है ना। तो देखिए कि कितना नुकसान फार्मर को उठाना पड़ता है ना, जिस वजह से लोगों तक भी कम खाना पहुंचेगा। तो इनको हम क्या कर सकते हैं, कंट्रोल कर सकते हैं बाय दी यूज ऑफ सर्टेन केमिकल, जो हमें टाइम टू टाइम छिड़कने चाहिए। उस वजह से क्या हो जाए, इन माइक्रोब्स को हम क्या कर सके, इन माइक्रोब्स को हम खत्म कर सके, मार सके। ठीक है ना। तो कौन कौन सी डिजीज है ना, तो इसमें देखते हैं कौन कौन सी ऐसी डिजीज है। देखिए आप, इसमें कुछ कॉमन प्लांट डिजीज है कॉज बाय माइक्रो ऑर्गेनिज्म, जैसे कि सबसे पहले सिट्रस सैंकर यानी नींबू कैंकर है, नींबू कैंकर। तो नींबू कैंकर किसके द्वारा होता है बच्चों, जीवाणु के द्वारा, है ना। नींबू कैंकर किसके द्वारा है, जीवाणु के द्वारा है, सूक्ष्म जीव के द्वारा है। इसका जो संचरण का तरीका है, किस तरीके से फैलता है, एयर के कारण फैलता है। फिर आपका रस्ट ऑफ व्हीट है ना, गेहूं की रस्ट, गेहूं में थोड़ा सा रस्ट लग जाना, जंग लग जाना, किसके द्वारा होता है, फंजाई के द्वारा, कवक के द्वारा होता है। किस तरीके से फैलता है, एयर और सीड यानी वायु और बीज के द्वारा ये फैलता है। फिर क्या है बच्चों, येलो वेन येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी, है ना। जो आपका येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी होता है, ओकरा होता है ना, ओकरा, येलो वेन मोज़ैक ऑफ भिंडी, है ना। भिंडी की पीत, है ना, भिंडी क्या होने लग जाती है, पीले होने लग जाती है। तो किस कारण होता है, वो वायरस के द्वारा होता है ना। कैसे फैलता है, इंसेक्ट के द्वारा, कीट के द्वारा ये फैलता है ना। किसके द्वारा फैलता है बच्चों, ये कीट के द्वारा फैलता है। तो हमें टाइम टू टाइम क्या करने चाहिए, टाइम टू टाइम इनसे बचने के लिए हमें क्या करने चाहिए, इंसेक्टिसाइड, हमें केमिकल्स छिड़कने चाहिए। इनसे बचने के लिए हमें क्या करने चाहिए बच्चों, केमिकल्स डालने चाहिए प्लांट्स में। प्लांट्स में हमें क्या करने चाहिए, टाइम टू टाइम केमिकल डालने चाहिए, ताकि वो इनको क्या कर सके, किल कर सके, इन रोग वाहकों को क्या कर सके बच्चों, मार सके, रोग वाहकों को क्या कर सके, मार सके, जिस कारण से हमारा जो खेती की पैदावार है उसको हम बचा सके, उसको हम क्या कर सके, उसको हम बचा सके। तो इस तरीके से ये चीजें हमारे पे होती है ना। तो ये आपने पढ़ी। अब बच्चों एक अगली चीज है आपके पास, अगली क्या है, अगली हमारे पास एक है फूड पॉइजनिंग, है ना। अक्सर आपने सुना है फूड पॉइजनिंग, फूड पॉइजनिंग, ठीक है ना। क्या है बच्चों, फूड पॉइजनिंग है, ठीक है ना। फूड पॉइजनिंग, पौधों, फूड पॉइजनिंग। देखो बच्चों, फूड पॉइजनिंग क्या होती है, फूड पॉइजनिंग आपकी क्या है, किस तरीके से फूड पॉइजनिंग होती है। आपने अक्सर ये वर्ड सुना है, फूड पॉइजनिंग, हमारे फूड पॉइजनिंग होती है। फूड पॉइजनिंग यानी जब हम खाना खाए और खाना खाने से हमें हमारे पेट में विकार हो जाए कुछ ऐसा, उसको क्या कहते हैं, फूड पॉइजनिंग कहते हैं। तो भोज जो आपके होता क्या है कि फूड पॉइजनिंग कैसे होती है बच्चों, फूड पॉइजनिंग होती है आपकी कंजप्शन ऑफ फूड स्पॉइल्ड बाय सम माइक्रो ऑर्गेनिज्म। जो खाना आपने खाया उस पे कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठा होगा, है ना। जो भी आप खाना खा रहे हैं उसमें क्या बैठा होगा, कोई माइक्रो ऑर्गेनिज्म बैठा। हमने क्या किया, कोई आपका ह्यूमन है, उसने जो खाना खाया वो कैसा खाना खाया, कैसा खाना खाया उसने, ऐसा खाना खाया फूड जो कि कैसा था, स्पॉइल्ड था। किसके द्वारा स्पॉइल्ड था, किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा स्पॉइल्ड था, है ना। किसी माइक्रो ऑर्गेनिज्म के द्वारा क्या था, वो खाना क्या था बच्चों, स्पॉइल्ड था, है ना। माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा वो खाना क्या था बच्चों, स्पॉइल्ड हो रखा था, है ना। वो खाना क्या रखा था, माइक्रो द्वारा स्पॉइल्ड हो रखा था। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म जो कि ग्रो करने लगते हैं फूड में ग्रो करने लगते हैं, सम टाइम क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं बच्चों, टॉक्सिक सब्सटेंस,
ये क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस। माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करने लगते हैं, प्रोड्यूस करने लगते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस प्रोड्यूस करते हैं, और ये खाने को क्या कर देते हैं, ये खाने को पॉइजनस बना देते हैं। टॉक्सिक सब्सटेंस क्या करते हैं बच्चों, खाने को क्या करते हैं, टॉक्सिक सब्सटेंस खाने को पॉइजनस बना देते हैं, उसको जहरीला बना देते हैं। क्या कर देते हैं, पॉइजनस बना देते हैं, उसको क्या कर देते हैं, जहरीला बना देते हैं, है ना। खाने को क्या करते हैं, पॉइजनस बना देते हैं, जहरीला बना देते हैं, पॉइजनस बना देते हैं, जहरीला बना देते हैं। फूड पॉइजनिंग कॉजिंग सीरियस इलनेस, जिस वजह से हमें क्या होने लगती है, सीरियस इलनेस होने लगती है, सीरियस इलनेस क्या होने लगती है बच्चों, सीरियस इलनेस होने लगती है हमें, है ना। और इवन हमारी क्या हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है, क्या हो सकती है, इवन डेथ भी हो सकती है। सो ये बहुत ही इंपॉर्टेंट है कि हमें खाने को प्रिजर्व करना चाहिए खराब होने से, खाने को खराब होने से हमें बचाना चाहिए। अगर खाने को खराब होने से हम टाइम टू टाइम क्या करेंगे बच्चों, खाने को अगर हम खराब होने से बचाएंगे तो उस वजह से जो भी हम खाना खाएंगे वो खराब नहीं हुआ होगा माइक्रो ऑर्गेनिज्म द्वारा, उससे हमारी जान बच सकती है। क्या हो सकती है, उससे हमारी जान बच सकती है ना। तो ये आपके फूड पॉइजनिंग है। अच्छा, अब फूड प्रिजर्वेशन का क्या तरीका है, जो आप फूड प्रिजर्वेशन है उसको आप किस तरीके से बचा सकते हो, फूड प्रिजर्वेशन, फूड को आप कैसे बचा सकते हो। ठीक है ना, फूड प्रिजर्वेशन, फूड को, खाने को आप किस तरीके से बचा सकते हो, खाने को बचाने के क्या क्या तरीके हैं। तो चैप्टर 1 में आपने पढ़ा था, चैप्टर 1 में आपने पढ़ा होगा कि जो मेथड होते हैं खाने को कैसे प्रिजर्व करते हैं, स्टोर कैसे करते हैं ग्रेन को, वहां पे आपने देखा था कि कुक्ड फूड को हम घरों में कैसे प्रिजर्व करते हैं। उसके लिए हमें हम आपने देखा था जो ब्रेड आप अनयूज्ड छोड़ देते हो मॉइस्ट कंडीशन में, उसमें फंगस आके लग जाता है। आपने देखा था ना, कोई ब्रेड है, कोई ब्रेड को आपने ऐसे ही खुला छोड़ दिया है ना, और उसमें क्या हो जाएगा, फंगस लग जाएगा। तो माइक्रो ऑर्गेनिज्म क्या करते हैं, खाने को बर्बाद कर देते हैं, है ना। उससे क्या होने लगता है, बैड स्मेल आती है, बैड टेस्ट आता है, और कलर भी चेंज हो जाता है। तो जो स्पॉइलिंग ऑफ फूड है वो क्या हो गया आपके पास, खाना, स्पॉइलिंग ऑफ फूड। इसलिए स्पॉइलिंग ऑफ फूड क्या है बच्चों, स्पॉइलिंग ऑफ फूड, है ना। जो स्पॉइलिंग ऑफ फूड है बच्चों, स्पॉइलिंग ऑफ फूड है आपका क्या, स्पॉइलिंग ऑफ फूड है क्या, स्पॉइलिंग ऑफ फूड आपका है केमिकल रिएक्शन है ना, केमिकल रिएक्शन है, केमिकल चेंज है, केमिकल रिएक्शन है स्पॉइलिंग ऑफ फूड। क्यों है बच्चों स्पॉइलिंग ऑफ फूड, केमिकल चेंज, केमिकल रिएक्शन क्यों, एक तो एक कलर बदल देती है खाने का, उससे स्मेल आने लगती है बच्चों, है ना। और क्या होता है, टेस्ट अलग हो जाता है खाने का। तो जब एक सब्सटेंस पूरी तरीके से नए सब्सटेंस में चेंज हो जाता है तो उसको हम क्या कहते हैं, उसको हम क्या कहते हैं बच्चों, हम केमिकल रिएक्शन बोलते हैं, है ना। तो ये इस तरीके से है आपके पास केमिकल रिएक्शन है। आपने देखा होगा कि जो मैंगो होते हैं, जब घरों में हम अचार पकाते हैं तो घर में हम अचार पकाते हैं तो उसमें बहुत टाइम बाद फंगस लगने लग जाता है ना, फंगस लगने लग जाता है। तो क्या क्या तरीके हैं खाने को प्रिजर्व करने के, है ना, खाने को बचाने के क्या क्या तरीके हैं। तो क्या किन 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 तरीके से हम खाने को बचा सकते हैं। तो उसमें जो पहला तरीका है हमारा वो क्या है बच्चों, खाने को बचाने का पहला तरीका केमिकल मेथड द्वारा। फर्स्ट जो तरीका है वो क्या है, केमिकल मेथड। पहला तरीका है हमारे पास केमिकल मेथड। पहला तरीका क्या है, केमिकल मेथड। तो केमिकल मेथड से हम क्या कर सकते हैं, नमक हो गया, सॉल्ट हो गया, नमक, है ना, एडिबल ऑयल हो गया। एडिबल ऑयल आपने देखा होगा कि हम अचार वगैरह में क्या करते हैं, नमक, तेल डालते हैं, है ना। ये क्या है, ये माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या कर देता है, रोकता है। ये क्या करता है, स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, स्टॉप द ग्रोथ, stop the growth of microorganism।
ठीक है ना। ये क्या करता है बच्चों, इट स्टॉप द ग्रोथ ऑफ माइक्रो ऑर्गेनिज्म, माइक्रो ऑर्गेनिज्म की ग्रोथ को क्या कर देता है बच्चों, ये रोक देता है। तो इनको हम क्या कहते हैं, इन्हें सॉल्ट और एडिबल ऑयल को हम क्या कहते हैं, प्रिजर्वेटिव कहते हैं। प्रिजर्वेटिव क्या कहा जाता है इनको, प्रिजर्वेटिव। ये क्या करते हैं, खाने को बचाने के काम आते हैं, खाने को बचाने के काम आते हैं। तो हम क्या करते हैं, सॉल्ट और एसिड प्रिजर्वेटिव डालते हैं हम अपने अचार में, ताकि हम माइक्रोब्स के अटैक से बचा सके। सोडियम बेंजोएट है, सोडियम मेटाबाइसल्फेट है, ये भी कॉमन प्रिजर्वेटिव्स है। ये भी क्या होते हैं बच्चों, जैम और स्क्वैश में डालते हैं, ताकि उनके स्पॉयलेज को हम क्या कर सके, उनके स्पॉयलेज को रोक सके, है ना। एक आपके पास क्या है, कॉमन सॉल्ट से प्रिजर्व करना। जैसे कि मैंने आपको बताया, कॉमन सॉल्ट हम डालते हैं प्रिजर्व करने के लिए मीट और फिश को। अगर आपको मीट और फिश को बहुत टाइम तक बचाना है तो आप कॉमन सॉल्ट डाल दीजिए, है ना। मीट और फिश को अगर आप ड्राई सॉल्ट से कवर कर देते हैं, उसमें बैक्टीरिया जमा नहीं होंगे, है ना। जब बैक्टीरिया जमा नहीं होंगे तो सॉल्टिंग क्या है, आंवला को, रॉ मैंगो को भी प्रिजर्व करने के काम आती है। इसी तरीके से जो शुगर है ना, प्रिजर्वेटिव में आपका एक और आ गया शुगर। शुगर जो चीनी है, चीनी भी प्रिजर्वेटिव का काम करती है। जैम हो गया, जेली हो गया, स्क्वैश हो गया, इनको शुगर से क्या किया जाता है, प्रिजर्व किया जाता है। इनको क्या कहता है, शुगर से प्रिजर्व किया जाता है। शुगर क्या कर देता है, मॉइस्चर कंटेंट को रोकता है। शुगर क्या करता है, स्टॉप दी मॉइस्चर कंटेंट, स्टॉप दी मॉइस्चर कंटेंट। मॉइस्चर को क्या कर लेता है, सोख देता है, मॉइस्चर कंटेंट को रोक देता है, जिस वजह से क्या होता है बच्चों, बैक्टीरिया की ग्रोथ को रोकता है और खाना क्या हो जाता है, उससे बच जाता है, सेव हो जाता है, ठीक है ना। तो इस तरीके से बच्चों आपने देखा होगा कि किस तरीके से हम ये हार्मफुल माइक्रो ऑर्गेनिज्म के बारे में हमने पढ़ा, कैसे ये ह्यूमन को अफेक्ट करते हैं, प्लांट को अफेक्ट करते हैं और एनिमल्स को अफेक्ट करते हैं। फिर हमने फूड पॉइजनिंग के बारे में समझा और खाने को हम कैसे प्रिजर्व कर सकते हैं, कैसे बचा सकते हैं, क्योंकि खाना एक ही बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, पार्ट हमारे बॉडी का। हम खाना खा के ही क्या करते हैं, सरवाइव कर पा रहे हैं। एनर्जी हमें खाने से ही मिलती है। अगर हम उस खाने को ही खराब होने से ना बचा पाए तो क्या फायदा है, क्योंकि अगर हम ऐसा ना करें तो हमारा जो शरीर है वो बीमारियों का घर बन जाएगा और हम टाइम टू टाइम बीमार होते जाएंगे। अगर हम बीमार रहेंगे तो फिर हम जो हमारी जो डेली की दिनचर्या है उसको हम कैसे कर सकते हैं। तो इसलिए बच्चों ये आपका बहुत ही इम्पोर्टेंट क्या है, खाने को प्रिजर्व करना, खाने को बचाना। उसके लिए हमने अलग अलग तरीके मैंने आपको बताया कि आप नमक के द्वारा प्रिजर्व कर सकते हैं, आप ऑयल के द्वारा प्रिजर्व कर सकते हैं, आप शुगर के द्वारा प्रिजर्व कर सकते हैं, है ना, केमिकल डाल के प्रिजर्व कर सकते हैं। तो काफी तरीके हैं इन खाने को प्रिजर्व करने के लिए, है ना। आई होप सभी को इतना समझ में आया होगा। आज के भाग में इतना ही, हम अगले भाग में लेके आएंगे। तो हैव अ नाइस डे, धन्यवाद।